चलिए फ्रेंड्स, सुनते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं वार्षिक परीक्षा 2022 का जो कि आपका विज्ञान का पेपर है, तो कम्प्लीटली सॉल्यूशन बताने वाला हूं। यदि आप क्लास 9 के छात्र हो और दे रहे हो 30 मार्च को अपना एग्जाम क्लास 9 का साइंस का, तो अंत तक वीडियो को जरूर देख लेना, क्योंकि मैं आपको कम्प्लीटली सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। साइंस का, विज्ञान का मैं आपको कम्प्लीटली सॉल्यूशन बताने वाला हूँ, जो कि आपका वार्षिक पेपर है, जो कि आपको 30 मार्च को रहने वाला है। यानी कि यही पेपर आपका आने वाला है आपके एग्जाम क्वेश्चन पेपर में। यदि आप क्लास 9 के छात्र हो और दे रहे हो 30 मार्च को अपना एग्जाम, तो अंत तक एक बार वीडियो को जरूर ही देख के जाना। यदि आपको 80/80 चाहिए, तो हम जानते हैं 80 मार्क्स का आपका पेपर होता है। यदि आपको 80/80 यानी कि 100% आपको अपना स्कोर करना है सभी सब्जेक्ट्स में, तो एक बार इस वीडियो को ज़रूर देख लेना। तो आपका यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है, इसलिए अंत तक वीडियो को ज़रूर देख लेना। यहाँ आपका क्लास 9 का रहने वाला है, वार्षिक परीक्षा 2021-22 का रहने वाला है। साइंस का यानी कि विज्ञान का रहने वाला है, हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन में है। यह क्वेश्चन पेपर आपका हिंदी मीडियम के छात्र भी दे सकते हैं और इंग्लिश मीडियम के छात्र भी दे सकते हैं। और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस यानी कि इस क्वेश्चन पेपर में आपके 22 क्वेश्चन रहने वाले हैं, अर्थात आपके जो क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वह आपके 22 ही क्वेश्चन रहने वाले हैं। और टाइम आपको 3 घंटे का प्रोवाइड किया जाएगा, यानी कि 3 घंटे के अंतर्गत आपको क्वेश्चन को सॉल्यूशन करना होगा। और टोटल नंबर ऑफ पेज है क्वेश्चन पेपर आपका 8 पेज में छापा गया है। और मैक्सिमम मार्क आपको पता होना चाहिए कि 80 मार्क्स का आपका पेपर होता है। किसका होता है? तो मैक्सिमम मार्क्स जो आपका होता है वह आपका 80 मार्क्स का आपका पेपर होता है। तो अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो फ्रेंड्स, मॉडल क्वेश्चन पेपर देखने से पहले कुछ निर्देश आपके सामने दिए जा रहे हैं, उसलिए पढ़ना जरूरी होता है। तो आप यहाँ पर निर्देश पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर निर्देश क्या कह रहा है आपको देखना होगा कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, कि ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, किंतु प्रश्न क्रमांक 5 से लेकर 22 तक आपको आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। अर्थात क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 22 तक आपको ऐसे क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसमें आपको विकल्प यानी कि वैकल्पिक है, यानी कि आपको विकल्प के आधार पर क्वेश्चन को सॉल्यूशन करना होगा। सेकंड वाला कह रहा है प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 4 तक आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिसमें कि प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 5 अंक निर्धारित किए गए हैं, जिसमें आपके कुल अंक जो आपके रहने वाले हैं वह आपके 20 अंक रहने वाले हैं 4 क्वेश्चन का जवाब देने पर। यहाँ पर कह रहा है थर्ड वाला प्रत्येक प्रश्न के लिए आवंटित अंक उनके सम्मुख अंकित हैं, यानी क्वेश्चन कितने अंक का होगा आपके सामने राइट हैंड साइड में इस प्रकार से यहाँ पर लिख दिया जाएगा। चौथा वाला कह रहा है प्रश्न क्रमांक 5 से 9 तक प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको मिनिमम 30 शब्दों के अंतर्गत देना होगा। पांचवा कह रहा है प्रश्न क्रमांक 10 से 14 तक आपको प्रत्येक प्रश्न का उत्तर मिनिमम 75 वर्डों में आपको देना होगा। यहाँ पर कह रहा है प्रश्न क्रमांक 15 से यानी कि यहाँ पर कह रहा है, यहाँ पर कितने कह रहा है, यानी कि कितने कह रहा है तो 19 तक प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको मिनिमम 100 शब्दों के अंतर्गत देना होगा। यहाँ पर कह रहा है प्रश्न क्रमांक 20 से 22 तक आपको प्रत्येक प्रश्न का उत्तर मिनिमम 150 शब्दों के अंतर्गत देना होगा। और जहाँ पर आवश्यक हो वहाँ पर आपको स्वच्छ और नामांकित चित्र भी बनाना होगा। तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो अंत तक बने रहिए हमारे साथ अंत तक। तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो फ्रेंड्स, कंप्लीटली सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। यदि आप क्लास 9 के छात्र हो और दे रहे हो 30 मार्च को अपना एग्जाम क्लास 9 का साइंस का एमपी बोर्ड में, तो एक बार सिर्फ और सिर्फ एक बार इस वीडियो को देख लेना। यदि आपको 80/80 चाहिए, तो इसी पेपर से आपका पेपर रहने वाला है, इसलिए अंत तक वीडियो को जरूर देख लेना। तो यह क्वेश्चन में आपका यहाँ पे यह क्वेश्चन जो आपका रहने वाला है, पहला वाला क्वेश्चन यह आपका 5 अंक का रहने वाला है। यहाँ पर क्या है, सही विकल्प आपको चुनकर लिखना होगा, जिसमें कि पहला वाला क्वेश्चन है कि जीवन की मूलभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कौन सी है। तो हम जानते हैं जीवन की मूलभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक जो इकाई है वह कौन सी है। तो हम जानते हैं क्या है, कोशिका है। क्या है? तो कोशिका है। कोशिका को ही हम जीवन की मूलभूत संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कहते हैं। ऊतक क्या है? तो यानी कि 2 या 2 से अधिक कोशिकाओं से मिलकर, यानी कि कई सारी कोशिकाओं से मिलकर एक ऊतक का निर्माण होता है। एक ऊतक का निर्माण होता है। गुणसूत्र क्या होता है? तो वो भी आपको याद रख लेना है। और जीन क्या होता है वो भी आपको कमेंट्स में लिखना होगा। यहाँ पर बात करें कि वेग का सही मात्रक क्या होता है, तो हम जानते हैं वेग का सही मात्रक क्या होता है, तो मीटर यानी कि मीटर पर सेकंड होता है। क्या होता है? मीटर पर सेकंड होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी वाला राइट हो जाएगा। यहाँ पर बात करें कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसका होता है, यह आपका एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण का होता है। इसे भी आप यहाँ पर देख लीजिएगा, ए यानी कि ए से दर्शाते हैं एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण को दर्शाती हैं। और मीटर सेकंड किसका होता है, तो आपको यहाँ पर बताते हूँ मीटर सेकंड जो होता है वह क्या होता है, तो आपको यहाँ पर बताते हूँ, यानी कि जिसमें आपका क्या होता है, इसमें आपका क्या आ जाएगा,
मीटर सेकंड किसका होता है आपको बताना होगा। तो काफ़ी महत्वपूर्ण, इसका भी जवाब काफ़ी बार आ चुका है। और किलोमीटर पर सेकंड किसका होता है वो भी आपको कमेंट सेक्शन में लिखना होगा। यहाँ पर बात है थर्ड वाले क्वेश्चन की कि गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था। क्या न्यूटन ने, या फिर केपलर ने, या फिर पास्कल ने, या फिर गैलीलियो ने। तो हम जानते हैं गुरुत्वाकर्षण का जो सार्वत्रिक नियम है, यानी कि जो F इक्वल जो होता है वह G/m/r² होता है। क्या होता है G/m/r² होता है, यानी कि m1 m2 अपॉन r² जो होता है वह किसने प्रस्तुत किया था। तो हम जानते हैं न्यूटन ने प्रस्तुत किया था। किसने किया था, तो न्यूटन ने प्रस्तुत किया था। तो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम जो है वह न्यूटन ने प्रस्तुत किया था, आपको याद रख लेना है। और पास्कल ने किया था, केपलर ने किया था, गैलीलियो ने किया था, आपको वो भी याद रख लेना होगा। यहाँ पर क्वेश्चन फोर्थ की बात नहीं, यहाँ पर क्या है, एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का अर्थ क्या होता है। 1 किलोवाट घंटा होता है, या फिर 10 किलोवाट घंटा होता है, या फिर 3.6 जूल होता है, या फिर 746 जूल होता है। तो हम जानते हैं यानी कि एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का जो अर्थ होता है वह 1 किलोवाट घंटा होता है। क्या होता है, 1 किलोवाट घंटा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला ही राइट हो जाएगा। तो आई होप आप समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर क्वेश्चन 5 की बात नहीं, ये भी आपका काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे भी देख लीजिएगा तो काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। क्या मीथेन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो नहीं, मीथेन तो एक ग्रीन हाउस गैस है। क्या कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि क्या ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड भी ग्रीन हाउस गैस है। कार्बन मोनोऑक्साइड भी ग्रीन हाउस गैस है, बट अमोनिया ग्रीन हाउस गैस नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये आपके 5 अंक बिल्कुल ही क्लियर हो चुके हैं। नेक्स्ट की बात ने, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी आपका काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है, उसे भी आप देख लीजिएगा तो काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। सेकंड वाला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, सही विकल्प आपको चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। यह क्वेश्चन आपका 5 अंक रहने वाला है। यहाँ पर पहला वाला क्वेश्चन है कि चीनी का विलयन एक डैश मिश्रण है। तो हम जानते हैं चीनी कैसा मिश्रण है, जब हम पानी में चीनी को जब हम डालते हैं, जब हम पानी को चीनी में यानी कि पानी में जब चीनी को जब हम घोलते हैं तो चीनी अच्छी तरीके से घुल जाती है, उससे हम दोबारा से यानी कि चीनी प्राप्त नहीं कर सकते। तो ऐसे मिश्रण को क्या कहते हैं, जो कि दूसरे यानी कि जो कि विलय जो होता है वह विलायक के अंतर्गत अच्छी तरीके से घुल जाए, उसे हम समांगी मिश्रण कहते हैं। क्या कहते हैं, तो समांगी मिश्रण कहते हैं। आपको सिंपली यहाँ पर क्या लिख देना है, तो समांगी लिख देना है। क्या लिख देना है आपको यहाँ पर, समांगी लिख देना है। तो यही आपका आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट बात ने, नारियल के रेशे युक्त डैश छिलका जो होती हैं वह कैसे होती हैं। तो स्क्लेरेन कायमा ऊतक के बने होती हैं। किसके बने होती हैं, तो स्क्लेरेन कायमा ऊतक का बना होता है। आपको सिंपली स्क्लेरेन कायमा याद रख लेना, यही आपका पहला वाला ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट बात है कि चेचक के टीके की जो खोज की थी वह किस वैज्ञानिक ने की थी। तो हम जानते हैं एडवर्ड जेनर, यानी कि पहला वाला ही ऑप्शन यहाँ पर भी राइट हो जाएगा। एडवर्ड जेनर आपका आंसर आ जाएगा। एडवर्ड जेनर यही आपका आंसर है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट बात ने, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी आपका काफ़ी महत्वपूर्ण, इसे भी देख लीजिएगा तो काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। यहाँ पर क्या है, किसी वस्तु का यानी कि पृथ्वी पर जो द्रव्यमान है वह 12 किलोग्राम है। तो चंद्रमा पर इसका द्रव्यमान कितना होगा। तो 12 का कितना हो जाता है, तो 12 का कितना हो जाएगा, तो वह 6 गुना हो जाएगा। अर्थात 12 से कितने होते हैं, तो हम जानते हैं 72 होता है। कितना होता है, तो 72 किलोग्राम। यहाँ पर 12 नहीं, आपको सिंपली यहाँ पर 72 किलोग्राम आपका आंसर आ जाएगा, 72 किलोग्राम। यहाँ पर बात करें, यानी कैथोड किरणें रेडिएशन आवेशित कणों से मिलकर बनी होती हैं। तो हम जानते हैं कैथोड जो किरणें होती हैं वह कैसे आवेशित बनी से होती हैं, तो ऋण आवेशित होती हैं। कैसी होती हैं, तो ऋण आवेशित होती हैं, अर्थात उन पर ऋण चार्ज होता है। क्या होता है, तो नेगेटिव यानी नेगेटिव चार्ज होता है उन पर। तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप यहाँ पर समझ सकते हो, अच्छे प्रकार से दे सकते हो। नेक्स्ट की बात नहीं, ऐसे इंग्लिश मीडियम के छात्र भी अच्छे प्रकार से दे सकते हैं। तो क्वेश्चन 4 की बात नहीं, तो वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, वो भी देख लीजिएगा। तो फिलहाल क्या आ चुका है आप सामने है, क्वेश्चन नंबर 3 भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे भी आप अच्छे प्रकार से देख लीजिएगा। यह क्वेश्चन भी आपका 5 अंक रहने वाला है। यहाँ पर क्या है, सही जोड़ी बनाइए, मैच द फॉलोइंग आपको मिलान करना होगा कि अमोनियम सल्फेट आपको इन सभी ऑप्शंस में से कौन सा दिख रहा है। तो हम जानते हैं अमोनियम सल्फेट का जो रासायनिक सूत्र होता है वह क्या होता है, NH4 का होल ट्वाइज इंटू SO4 होता है। क्या होता है, NH4 का होल ट्वाइज इंटू SO4 होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा। और प्रोटियम क्या होता है, तो हम जानते हैं प्रोटियम क्या होता है, हाइड्रोजन का समस्थानिक होता है। किसका होता है, हाइड्रोजन का समस्थानिक होता है। यहाँ पर बात करें दूसरे का समस्थानिक जो होता है प्रोटियम, और फिर उसके बाद ड्यूटेरियम होता है। क्या होता है, ड्यूटेरियम होता है। उसे भी आपको ध्यान में रखना है। ड्यूटेरियम के बाद आपको ट्राइटियम होता है। ये तीनों क्या होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, ये तीनों ही हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं, आपको वो भी ध्यान में रखना है। कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, तो कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, तो ई पर चला जाएगा। यहाँ पर क्या है, जाइलम क्या है, तो हम जानते हैं जाइलम जो होता है वह पौधों में जल का संवहन करता है। ऑप्शन नंबर आपका बी
लीवर चला जाएगा। ओजोन छिद्र क्या होता है तो हम जानते हैं ओजोन छिद्र जो है वह क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ऑप्शन नंबर आपका पहले वाला लीवर चला जाएगा। तो आई होप आप समझ में आ रहा होगा। यह भी आपके 5 अंक बिल्कुल ही क्लियर हो चुके हैं। यहाँ पर बात करें क्वेश्चन 4 की, वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, उसे भी देख लीजिएगा। तो ये भी आपके एग्जाम में काफ़ी बार आ चुका है, इससे आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2021 का है, ये आपका 2021 का क्वेश्चन पेपर रखा गया है। यहाँ पर कह रहा है एक शब्द या फिर एक वाक्य में आपको आंसर लिखना होगा। यहाँ पर कह रहा है दूध से क्रीम के पृथक्करण की विधि का नाम आपको बताना होगा। मैं आपको यहाँ पर बता चलूँ, आपको सिंपली यहाँ पर अपकेंद्रणीय विधि लिख देना है। क्या लिखना है आपको? सिंपली यहाँ पर अपकेंद्रणीय विधि लिखना है। क्या लिखना है? अपकेंद्रणीय विधि, यही आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बात है सोडियम कार्बोनेट का आपको सूत्र बताना होगा। तो सोडियम कार्बोनेट का जो सूत्र है वह क्या है? तो Na2CO3 है। क्या है? Na2CO3 है। यह आपका इंटू 10H2O है, इंटू 10H2 है। ये आपका धावन सोडा का होता है। फिलहाल क्या आपको क्या करना है, यहाँ पर 10H2 तो हटा देना है। यहाँ पर केवल केवल आपको सोडियम कार्बोनेट का सूत्र पूछ रहा है कि Na2CO3, यही आपका सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र हो जाएगा। यहाँ पर कह रहा है मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो हम जानते हैं तंत्रिका कोशिका होती है। कौन सी होती है? तो आपका आंसर जो आ जाएगा वह तंत्रिका कोशिका आ जाएगा। क्या आ जाएगा? तंत्रिका कोशिका, यही आपका आंसर रहने वाला है। यहाँ पर बात नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, वो भी देख लीजिएगा। ये मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तो हो चुकी है। यहाँ पर क्या है बल का SI मात्रक क्या होता है? तो हम जानते हैं बल का SI मात्रक जो होता है वह क्या होता है? तो वह आपका होता है न्यूटन होता है। क्या होता है? तो न्यूटन होता है, जिसे हम क्या कहते हैं तो आपको बता चलूँ किलोग्राम कहते हैं। किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी कहते हैं, यानी कि किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी हम इसी को कहते हैं। एड्स का पूर्ण रूप क्या होता है? एड्स की जो फुल फॉर्म होती है वह क्या होती है? मैं आपको बता रहा हूँ। एड्स की जो फुल फॉर्म होती है वह क्या होती है? एक्यूरेट इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम होती है। क्या होती है? आपको सिंपली यहाँ पर एक्यूरेट लिखना है, फिर उसके बाद आपको इम्यूनो लिखना है। क्या लिखना है? इम्यूनो लिखना है। इम्यूनो के बाद आपको सिंपली यहाँ पर याद रखना है इम्यूनो डेफिशिएंसी लिखना है। क्या लिखना है? आपको सिंपली यहाँ पर डेफिशिएंसी लिख देना है, फिर उसके बाद आपको सिंड्रोम भी लिख देना है। यही आपका आंसर था। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एक्यूरेट इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, यही आपका आंसर था। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यह क्वेश्चन भी आपका 5 अंक का था। यदि आपको हैंड रिटन चाहिए तो कमेंट्स में बता देना। केवल और केवल आपको लिखना है फुल्ली सॉल्यूशन। मैं इसका सॉल्यूशन में आपको कॉपी पेन पर बहुत जल्द प्रोवाइड करा दूंगा। यहाँ पर नेक्स्ट वाले की बात नहीं, वो भी देख लीजिएगा। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो अंत तक बनी रहिएगा हमारे साथ अंत तक। तो फ्रेंड्स आ चुका है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 वाला। क्या कह रहा है आपको देखना होगा और समझना होगा कि विषवांगी मिश्रण के घटकों के पृथक्करण की कोई 4 विधियों के आपको नाम लिखना होंगे। तो विषवांगी मिश्रण क्या होता है? इनके ऐसा मिश्रण जो होता है जो कि क्या हो जाए वह अलग अलग हो जाए। जैसे क्या होता है, जैसे कि बालू होता है, अर्थात जो रेत होती है, इनकी बालू जो होती है जब हम उसे पानी में मिलाते हैं तो वह क्या होता है? बालू पानी बन जाता है। और थोड़ी देर के बाद बालू जो होती है वह नीचे ठहर जाती है और पानी जो होता है वह ऊपर यानी कि ऊपर हो जाता है। उसे हम कैसे पृथक पृथक कर सकते हैं? तो आपको ये बताते चलूँ। पहली जो विधि हो जाएगी वह आपकी हो जाएगी वाष्पन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? आपको सिंपली वाष्पन हो जाएगी, यानी कि उसे आप यहाँ पर खौलाइएगा या फिर आपको धूप में रख देना है। उसे धूप में रखने के बाद कुछ समय बाद या फिर थोड़ी बहुत दिनों के बाद पानी धीरे धीरे वाष्प बनकर उड़ जाएगा। और बालू जो होगी वह यानी कि बर्तन की तली पर, अर्थात जो इनके जो आप यहाँ पर क्या बर्तन में यदि रखा हुआ है तो बालू नीचे ठहर जाएगी और पानी सभी आपका वाष्प बनकर उड़ जाएगा। तो यह तो आपकी पहली विधि हो गई। और यहाँ पर दूसरी विधि की बात करें तो दूसरी विधि आपके मस्तिष्क में कौन सी आ रही है तो वो बता देना। नेक्स्ट पार्ट में इसको सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दूंगा कॉपी पेन पर हाथ के साथ। नेक्स्ट बातें यौगिक के 2 गुण आपको लिखना होंगे। तो मैं आपको बता चलूँ यौगिक के 2 गुण कौन कौन से हैं। तो आपको बता चलूँ यौगिक में इनके जो तत्व होती हैं वह स्थिर अनुपात में पाए जाते हैं, निश्चित अनुपात में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? तो निश्चित अनुपात में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? तो निश्चित अनुपात में पाए जाते हैं। जैसे क्या हो जाएगा, जैसे कि आपको बता चलूँ यानी कि H2 जो हो जाएगा, H2 का निश्चित अनुपात क्या होता है? तो 2:1 होता है। क्या होता है? 2:, यहाँ पर कितना हो जाता है? तो यह आपका 16 होता है। क्या होता है? 16 होता है, अर्थात आपका 1:8 हो जाएगा। तो यह आपका सन के सर्वदा इनके यह क्या है? तो हमेशा यही रहेगा। यदि आप अमेरिका चले जाइए या फिर आप किसी भी मुल्क में चले जाइए, यानी कहीं पर दुनिया के किसी भी कोने पर चले जाइएगा, जब भी आप जल को उठाओगे या फिर जल का एक अणु उठाओगे तो आपका H2O जो आएगा वह 1:8 के ही यानी कि अनुपात में आएगा। तो इस टाइप से आप यहाँ पर समझ सकते हैं। यही आपका आंसर था। यहाँ पर बात करें क्वेश्चन की, यहाँ पर कह रहा है अणु क्या है? तो हम जानते हैं 2 या 2 से अधिक इनके परमाणु मिलकर एक अणु का निर्माण कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर इनके हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाते हैं? तो H2 बनाते हैं। क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर H2 बनाते हैं। यहाँ पर क्या है? हाइड्रोजन का एक परमाणु है, ये भी आपका हाइड्रोजन का एक परमाणु है। तो 2 या फिर 2 से अधिक यानी 2 यहाँ पर क्या हो रहा है? तो 2 हाइड्रोजन के परमाणु मिलकर एक हाइड्रोजन का अणु बनाते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। इस टाइप से आप यहाँ पर लिख दीजिएगा, यानी 2 या 2 से
से अधिक परमाणु मिलकर एक अणु का निर्माण करते हैं, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर बात नहीं, अथवा वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, रासायनिक सूत्र को आपको परिभाषित करना होगा। इनकी इनकी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को ना लिखकर बल्कि उसके प्रतीकों को लिखकर, इनकी प्रतीकों को हम लिख देते हैं, उसी को हम रासायनिक समीकरण या फिर आप रासायनिक सूत्र कहते हैं। जैसे कि क्या हो जाएगा, जैसे कि आपको बताते हैं सोडियम कार्बोनेट, जैसे कि अभी जो फॉर्मूला आया था सोडियम कार्बोनेट का, तो सोडियम कार्बोनेट को इतना लंबा ना लिख करके बल्कि हम इसका क्या करते हैं, इसका हम यानी कि क्या करते हैं, इसका हम करते हैं प्रतीक, यानी सोडियम का जो प्रतीक होता है वह क्या होता है, Na होता है, और इसका जो होता है कार्बोनेट का जो होता है वह क्या होता है, CO3 होता है। इस टाइप से आप यहाँ पर Na2CO3 होता है, इसके फॉर्मूला मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट पार्ट में। Na2CO3 होता है, किस टाइप से होता है, क्यों होता है, तो नेक्स्ट पार्ट में इसका सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो हम इस टाइप से यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं किसी भी यानी कि किसी भी तत्व को या फिर किसी भी पदार्थ को हम उसके लंबा नाम ना लिख करके बल्कि उसके प्रतीकों को लिखते हैं, उसी को हम रासायनिक सूत्र कहते हैं। इस टाइप से आप यहाँ पर लिख दीजिएगा, यही आपका आंसर है। नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है, रंध्र यानी स्टोमेटा के आपको दो मुख्य कार्य आपको बताना होंगे। तो रंध्र जो होता है यानी स्टोमेटा जो होता है वह क्या होता है, सूर्य से प्रकाश की उपस्थिति में ये पौधे भोजन यानी पौधे का भोजन बनाने के कार्य यानी क्या होता है, कार्य में आता है। और पौधा जो श्वास लेता है वह रंध्र द्वारा ही लेता है। इस टाइप से आप यहाँ पर लिख दीजिएगा, यही दो मुख्य कार्य हो जाएंगे। यहाँ पर अथवा की बात नहीं, यहाँ पर पौधों में सरल ऊतक व जटिल ऊतकों से किस प्रकार भिन्न है आपको बताना होगा। त्वरण का सूत्र आपको बताना है, यहाँ पर क्या कह रहा है, त्वरण का सूत्र आपको बताना है, जिसका ऐसे ही मात्रक भी आपको लिखना होगा। तो हम जानते हैं त्वरण जो होता है, एक्सेलरेशन जो होता है वह क्या होता है, तो वह होता है आपका अंतिम वेग होता है, यानी माइनस का v अपॉन यानी कि प्रारंभिक वेग होता है अर्थात u होता है, अपॉन में क्या होता है, तो t होता है। यही यहाँ पर क्या होता है, इनकी क्या होता है, तो वेग परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, तो हम त्वरण कहते हैं। तो अंतिम वेग माइनस का इनके प्रारंभिक वेग अपॉन में यहाँ पर t हो जाएगा, यही यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो त्वरण का सूत्र हो जाएगा। इसकी ऐसा ही मात्रा की बात नहीं, तो इसका ऐसा ही मात्रा जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर बात करें औसत चाल से क्या अभिप्राय है, यानी कि यदि कोई वस्तु यानी कोई व्यक्ति जो है यदि वह 3 किलोमीटर पर आवर की 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रहा है, तो वह यदि यानी कि 3 किलोमीटर पर आवर की यानी कि 3 किलोमीटर पर आवर की चाल से ही यदि वह इनके दूसरे पॉइंट पर पहुंचता है, उसके बाद तीसरे पॉइंट पर पहुंचता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो औसत चाल कहते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ रहा हो। इस टाइप से आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपको देख लेना है और समझ लेना है। गति का प्रथम नियम आपको बताना है, तो मैं आपको यहाँ पर जो बता रहा हूँ आपको वही लिखना है। गति का प्रथम नियम किस प्रकार से आपको डिफाइन कर देना है, मैं आपको जो बता रहा हूँ वही आपको लिख देना है। यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी, यानी कि यदि कोई वस्तु यानी कि U इक्वल आपका 0 आ जाएगा, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही रहेगी। और यदि कोई वस्तु गति कर रही है तो वह गति ही करती रहेगी जब तक कि उस पर बाह्य बल कार्य न करे। मैंने अभी क्या बोला, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करते। यदि जो बल है जो यदि वह नियत है तो वह जो वस्तु है वह सदैव जहाँ पर है तो वहीं पर रुकी रहेगी। यानी यदि कोई वस्तु यानी कि जैसे कि भारी भरकम कोई वस्तु है, मान लो वह 2 किलो का वाट है, क्या है 2 किलो का वाट का, मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल ले रहा हूँ। जब तक कि उस पर आप बल नहीं लगाओगे, अर्थात जब तक कि उस पर यानी धक्का या फिर आप यहाँ पर उस पर उठाकर यहाँ दूसरी जगह नहीं ले जाओगे, या फिर जब तक उस पर आप बल नहीं लगाओगे तब तक वह अपने स्थान नहीं छोड़ेगा। उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं गति का प्रथम नियम, यानी जड़त्व का नियम होता है। यहाँ पर अथवाले की बात है, यहाँ पर क्या संवेग संरक्षण का नियम आपको बताना है। तो संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है आपको बता देना है। तो मैं आपको बता चलूँ, संवेग संरक्षण का जो नियम कहता है वह यानी कि संवेग जो होता है वह नियत होता है, आपको वही बता देना है। यहाँ पर बात करें कि मिश्रण क्या है, इसके विभिन्न प्रकारों के आपको नाम बताना है। तो हम जानते हैं यानी कि 2 या 2 से अधिक यानी कि इनके तत्व मिलकर मिश्रण का निर्माण करते हैं। इसके जो इनके प्रकार हैं वह 2 प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण व विषमांगी मिश्रण होती हैं। अथवाल की बात यहाँ पर धातुओं के कोई 3 अभिलाक्षण आपको गुण बता देना है। तो हम जानते हैं धातुएं तन्य होती हैं, धातुएं आघातवर्ती होती हैं, धातुएं चमकीली होती हैं और धातुएं विद्युत तथा ऊष्मा के सुचालक होती हैं। तो यही आपको बताना है, यही आपके धातुओं के 3 अभिलाक्षण गुण हो जाएंगे। तो इसका सोल्यूशन मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में कॉपी पेन पर बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। उसके आगे का सोल्यूशन आपको क्या करना है, आपको यानी कमेंट्स में बता देना है फुल्ली सोल्यूशन। मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में फुल्ली सोल्यूशन प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में फुल्ली